So hey guys, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So guys, as you all know that I am completed my 12th from UP board. So many of you are requested to me for making videos in Hindi. Like biology को हिंदी में हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये सबकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी. एंड गाइज, अगर आप इस सीरीज़ को इस तरीके से पढ़ने को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आज मैं एक छोटा सा टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ बायोमोलिक्यूल्स का. जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इस चैप्टर का नाम होता है बायोमोलिक्यूल्स, एंड जो यूपी बोर्ड से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं उनके चैप्टर का नाम होता है जैव अणु. तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगी जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए चीज़ों को याद रखना. सो आई एम स्टार्टिंग विथ दी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन. अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं. और यहाँ पर लिखा है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें. ओके, तो ये लिखा हुआ है रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें. इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस रूप में मिलते हैं. उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा. अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से मिलते हैं तो इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना चाहिए. इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा. सो फॉर फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट कि किस तरीके के हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल कॉम्पोजिशन का एनालिसिस. हम किसी भी जीव ऊतक मतलब कि किसी भी टिश्यू को, लिविंग टिश्यूज़ को हम लेंगे, जैसे कि सब्जी या फिर लिवर का एक टुकड़ा, लिवर को हिंदी में हम बोलते हैं यकृत, लिवर का टुकड़ा को लेकर खरल व मूसल की सहायता से, ठीक है, मतलब कि जो ग्राइंडर होता है उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीसते हैं. बहुत बेसिक सा हो गया. क्या करा हमने, एक मूसल की हेल्प से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उस टुकड़े को, सब्जी के या फिर उस लिवर के टुकड़े को हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए या उसको पीसा. उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक गाढ़ा स्लरी मतलब गाढ़ा सा एक हमें थिक सा कंपाउंड मिल जाएगा. पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ें. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमें छानना है. पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होते हैं. तो इससे हमें दो चीज़ें मिलेंगी. एक अंश जो अम्ल में घुलता है, एक पार्ट जो कि घुल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो फिल्ट्रेट हो गया उसको हम बोलेंगे द एसिड सॉल्युबल पूल. एसिड सॉल्युबल क्यों, क्योंकि वो एसिड में घुल गया है इसीलिए उसको बोलेंगे एसिड सॉल्युबल. यहाँ पर हिंदी में उसको कहते हैं निस्यमन कहते हैं, ठीक है. वह दूसरा अंश अम्ल में अविलय है, मतलब कि दूसरा जो है पार्ट वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं उसको धारित, और इंग्लिश में अगर हम यूज़ करें तो उसके लिए कहा जाता है इनसॉल्युबल, ठीक है. इसको हम बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और रिटेनेंट, जो कि घुलता नहीं है. वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया है, ठीक है. तो बहुत सारे जो भी घुल के मिल गया, जैसे कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया गया है कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व उनसे मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है. तो बताया गया है पहले से कि किस तरीके से हमें इनको आइडेंटिफाई करना है ना. सो विशेषकर कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है. तो स्पेशली बताया गया है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं. किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसके मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण विधि. उसको क्या कहते हैं हम, पृथक्करण विधि. यहाँ पर मैं एक बार पेन से कर देती हूँ क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या करेंगे कि हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, हम उसको एक तरीके से अलग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता, दूसरे शब्दों में एक वियुक्त, एक विशुद्ध यौगिक होता है, ठीक है.
विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आवधिक सूत्र व संभावित रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से एक एनालिसिस के टेक्निक यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं आवधिक सूत्र, और जो उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो उसका संभावित उसकी संरचना हो सकती है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा है जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हुई बायोमोलिक्यूल्स की, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज। सो लिविंग टिश्यूज से हमें जो भी कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, इन हिंदी इसको कहते हैं जैव अणु। लेकिन जीवों में भी कार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं, बट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं, एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, सो अभी हम इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे। ओके, एंड भंजक का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव। जीव ऊतको पर्ण व यकृत, ठीक है, या तो हम कोई पत्ती लेंगे या तो कोई लीफ लेंगे या फिर हम लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जीव ऊतको पर्ण व यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलेंगे। ठीक है, उसको हम अच्छे से उसका वेट लेंगे, यह नम भार कहलाता है। दैट मीन्स उसको हम कहते हैं वेट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वेट मतलब क्या होता है, गीला, और वेट मतलब क्या होता है, कितना भारी है। ठीक है, तो वेट कहेंगे उसको हम। कहाँ पर थी मैं, हाँ, वेट इसे कहते हैं नम भार कहलाता है। इसको क्या करना है, हमें इसको शुष्क कर ले, मतलब कि इसको हमें ड्राई कर लेना है, इसको सुखा लेना है, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाए, जिससे कि जो बचा हुआ जितना भी पानी है, नम मतलब कि जो चीज़ वेट है, हम उसको सुखा लेंगे तो सारा पानी उसका एवोपरेट हो जाएगा, मतलब कि सारा पानी जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। सो बचे हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, भस्म। उसके बाद जितना भी पदार्थ बच रहा है, जितना भी मटेरियल बच रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। ठीक है, जब वो गीला वाला था तो उसको हमने बोला नम वेट, या फिर जिसको हमने बोला वेट, और जब वो सूख गया तो उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे निकालने हैं वो तो हमने अभी देखा कि उसको क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ हमने मिक्स करके देख लिया, और फिर हमें जो मिल गया फिल्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, जो फिल्ट्रेट में जो फिल्टर होके हमें ऊपर कपड़े में मिल गया उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक, है ना। सो अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे, इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या नाम है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दी सल्फेट और फॉस्फेट। कहाँ पे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट और फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं, मतलब कि एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। इस कारण से तत्व विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्व संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। मतलब कि अभी हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, इसकी एलिमेंट्स की एनालिसिस करी तो इससे हमें एलिमेंट की कॉम्पोजिशन पता चलती है लिविंग टिश्यूज के अंदर, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन की फॉर्म में। आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी हम सारणी देख सकते हैं, इन्होंने दी हुई है कि अ लिस्ट ऑफ, दैट मीन्स अ सूची ऑफ जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट हैं लिविंग टिश्यूज में उनकी। तो घटक मतलब क्या होता है, कंपोनेंट, और सूत्र मतलब कि उसका जो फॉर्मूला है। सो सोडियम का फॉर्मूला सबको पता है Na+, पोटेशियम का पता है K+, कैल्शियम का पता है Ca+, मैग्नीशियम का पता है Mg++, एंड जल का H2O यौगिक जो है, दैट मीन्स जो कंपाउंड्स है, दैट इज द NaCl, CaCO3, PO4 3- एंड CO4 2-। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिल जाती है कि उसमें कौन से कार्बनिक हैं और कौन से अकार्बनिक हैं, इसके बारे में हमें एक पूरी सूची मिल गई। ओके, रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या पता चलेगा कि जैसे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार मतलब कि न्यूक्लियोटाइड बेस एंड फैटी एसिड्स में हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करें तो क्या क्या आएगा, तो आएगा हमारे सामने, वेट फॉर 2 सेकेंड, तो आएगा हमारे सामने ये एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक। और अगर हम बात करें जीव विज्ञान मतलब ये बायोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें आएगा एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस एंड दी फैटी एसिड्स। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ाया वो क्लियर हुआ होगा। इसके आगे